हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चंस था जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले वाले वीडियो में, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और फिर से हम वही बात आपको बोलेंगे कि जो क्वेश्चंस में थ्योरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको हम बहुत डिस्कस करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, है ना। हम उन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आप आराम से समझ पाए। बाकी जो क्वेश्चन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स थ्योरी रिक्वायर्ड होगा, है ना, उसमें हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके जहां तक आपको समझ में आएगा वहां तक बता के आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम लोग उस दिन जो है क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके थे, है ना। अभी हम 25th नंबर से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक चीज है यहाँ पर कि आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना, इसमें एक चीज छूट गया था बताना, ठीक है, तो वो हम बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर पूछा था कि द 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर पूछा था क्वेश्चन में 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, और हम आपको बताए थे कि जो लाइट ईयर है वो और कुछ नहीं तो डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है लाइट ईयर और कुछ नहीं तो क्या होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अभी हम क्वेश्चन नंबर 25 से कंटिन्यू करेंगे, पहले ये वाला थोड़ा हम लोग कंप्लीट कर ले। तो आपको पता है कि यहाँ पर बात कर रहे हैं लाइट ईयर का, और लाइट का स्पीड होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम यहाँ पर कितना डालना है, टाइम डालना है 1 साल, क्योंकि 1 लाइट ईयर का बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको जो भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाले ऑप्शन को छोड़ के सारा एसआई में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग एसआई में कन्वर्ट करेंगे। ये तो एसआई में है स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम लोग को एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए जल्दी से करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 ईयर, 1 साल, ठीक है। तो 1 साल में आपको पता है कि 365 डेज होता है, ठीक है। 1 साल में होता है 365 डेज। अब ये 365 डेज को पहले हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेकंड तक बेसिकली हम लोग को पहुंचना है, इसको सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि जो एसआई यूनिट होता है वो तो सेकंड होता है टाइम का, राइट। तो यहाँ पर ये 365 डेज है, तो इसको हम लोग अगर 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एक दिन में 24 घंटा होता है, इसीलिए, ठीक है। यहीं पर गलती हो गया था उस समय, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपको पता है कि इसको अब मिनट में चेंज करना होगा, तो मिनट में चेंज करने के लिए 24 को हम लोग को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये मिनट में चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इसीलिए मिनट में अब ये कन्वर्ट हो गया एक्सप्रेशन। इसको सेकंड में चेंज करना है, और आपको पता है कि जो 1 मिनट होता है उसमें 60 सेकंड होता है, तो फिर इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। तो 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, अब ये 60 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो किसमें चेंज हो गया, सेकंड में, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका 1 साल का वैल्यू आ गया, तो इसी वैल्यू को बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और अब देखिए डायमेंशनली भी ये सही हो रहा है। डायमेंशनली कैसे सही हो रहा है, यहाँ पर ये 1 साल का वैल्यू आप डालिएगा 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकंड, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये सेकंड में आया है, और डायमेंशनली भी आप देख सकते हैं कि ये आपका जो सेकंड है और सेकंड ये कट जाएगा, सेकंड कट जाएगा, तो जो यूनिट घूम के आएगा डिस्टेंस का वो मीटर घूम के आ जाएगा। तो डायमेंशनली भी एकदम सही आ रहा है। तो इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो नियरली आपको वैल्यू इतना मिल जाएगा, ठीक है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। ये 10 की पावर 11 में आएगा, फिर डेसिमल शिफ्ट करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर को भी हम 25 नंबर पे हम पहले चलते हैं, ठीक है। 25 नंबर तक हम लोग रुके थे, और उसमें जो ऑप्शन टिक करना होता है वो हम ऑप्शन जो मार्क किए थे वो सही ऑप्शन मार्क नहीं किए थे, ठीक है। तो वहीं से हम लोग करते हैं जल्दी से। उसके बाद 25 के बाद 26, 27 और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन में बोला है द विस्कोसिटी ऑफ, पहले आपको समझना पड़ेगा कि विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज का फ्लो, किसी भी फ्लूइड का फ्लो में जो रिस्ट्रिक्शन होता है, रुकावट जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है फ्लो में, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो फ्लो है उसमें रुकावट ज्यादा बढ़ रहा है। विस्कोसिटी घट रहा है, इसका मतलब जो फ्लूइड का फ्लो है वो बढ़िया से हो पा रहा है। और आपको पता है कि फ्लूइड दो टाइप का होता है, गैसेस और लिक्विड, ठीक है। हम लोग देखते हैं पहले विस्कोसिटी का मतलब आपको बता दिए। विस्कोसिटी का मतलब होता है फ्लो, है ना। फ्लो मतलब होता है, मतलब फ्लो में बेसिकली रुकावट, फ्लो में रुकावट हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। पहले आपको हम समझा देते हैं यहाँ पर
टेम्परेचर को यहाँ पर पहले देखिए इंक्रीज करने का बात कर रहा है, फिर यहाँ इंक्रीज करने का बात कर रहा है, फिर डिक्रीज करने का बात कर रहा है और फिर इंक्रीज करने का। तो पहले हम आपको टेम्परेचर इंक्रीज करके समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि पहले हम लोग बात करते हैं लिक्विड का, क्योंकि सवाल में लिक्विड और गैस दोनों दिया, तो दोनों के बारे में बात करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्लूइड तो दोनों होता है। एग्जैक्टली ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम लोग जो लिक्विड होता है ना, उसमें इस टाइप से लेयर्स होता है। आपको पता है कि जो लिक्विड होता है उसमें इस टाइप से लेयर्स होता है, और इन लेयर्स में क्या होता है, इन लेयर्स में होता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिक्विड का ऐसे लेयर में लिक्विड का मॉलिक्यूल्स होता है। और होता क्या है ना कि इनके बीच में लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन रिसाइड करता है, जो कि रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है फ्लूइड का फ्लो होने में। और ये फ्रिक्शन को अगर किसी तरह कम कर दे, ये जो फ्रिक्शन है जो कि लग रहा है, अगर हम किसी तरह इसको कम कर दे इस फ्रिक्शन को, तो यहां पर इसका फ्लो बढ़िया हो जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है, फ्लो में रिस्ट्रिक्शन है, वो टूट जाएगा और इसका फ्लो बढ़िया होने लगेगा। मतलब कि जो इसका विस्कोसिटी है, ठीक है, जो इसका विस्कोसिटी है किसका, लिक्विड्स का, है ना, विस्कोसिटी लिक्विड्स का घट जाएगा। कारण क्या है उसका, कि यहां पर जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये जो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन था, वो फ्रिक्शन टूट जाएगा और ये बढ़िया से फ्लो करने लगेगा। तो मतलब कि विस्कोसिटी घट जाएगा। विस्कोसिटी का मतलब रुकावट, और हम लोग फ्रिक्शन को कम कर दिए तो रुकावट कम हो गया, फ्लो बढ़िया हो गया। बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे गैसेस के बारे, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गैसेस के बारे। बेसिकली गैसेस में क्या होता है, गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स रहता है, आपको पता है कि सब तरफ रैंडम डायरेक्शन में रहता है। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बाहर से दीजिएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो गैस का मॉलिक्यूल्स है आपस में ऐसे 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 कोलिजन्स करने लगेगा, और उन कोलिजन्स के कारण इनका विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। ये पिछले वीडियो में हम बताए थे, उन कोलिजन्स के कारण इनका विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी घटता है लिक्विड्स के केस में, और टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ता है गैसेस के केस में, क्योंकि भाई इसमें कोलिजन बढ़ जाता है, और कोलिजन के कारण यहां पर विस्कोसिटी का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि कोलिजन होगा तो रुकावट ज्यादा पड़ेगा और विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखिए लिखा है गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ना भैया, टेम्परेचर बढ़ाने से तो विस्कोसिटी बढ़ता है गैसेस, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लिक्विड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल सही है। टेम्परेचर बढ़ाने से, ये वाला नहीं है, ये वाला टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी घटता है ना, राइट, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। यहां पर लिख रहा है लिक्विड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, गैसेस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर हम लोग घटाएंगे, यहां पर देखिए, फिर यहां पर देखिए ये वाला बोला गैसेस, द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर घटाएंगे तो ये भी तो उल्टा बात बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये वाला ऑप्शन इधर, लिक्विड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिक्विड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज, तो मतलब जो लिक्विड्स होता है उसका विस्कोसिटी, लिक्विड्स का जो विस्कोसिटी होता है वो लिक्विड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगा। बहुत बढ़िया, तो ये वाला ऑप्शन होगा, समझ आए। अच्छा, ये ऑप्शन सी क्या बोल रहा था, गैसेस विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, गलत बोल दिया ना। यहां पर तो आपको बताएं कि टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ता है, और यहां बोल रहा है कि टेम्परेचर घटाने से जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा, उल्टा बात कह रहा है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। समझ आया आपको ये वाला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि, क्वेश्चन में क्या बोला है, वाटर कैन राइज अप टू अ हाइट h इन कैपिलरी ट्यूब। ठीक है भाई साहब, एक कैपिलरी ट्यूब है, सॉल्यूशन देखिए बताते हैं इसका। एक कैपिलरी ट्यूब है, वाटर कैन राइज अप टू द हाइट इन अ कैपिलरी ट्यूब। हाँ ठीक है, मतलब एक कैपिलरी ट्यूब है मान लेते हैं, और उसमें पानी एक हाइट तक राइज कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा मिटाया जाए, पानी एक हाइट तक राइज कर रहा है। उसके बाद बोला इफ द ट्यूब इज कट टू हाफ ऑफ इट्स साइज। हाँ मतलब मान लीजिए कि ये ट्यूब है, उसको ऐसे काट दिए। ठीक, द वाटर इन द ट्यूब विल ओवरफ्लो नॉट राइज। राइज तो नहीं करेगा ना, राइज तो भाई साहब नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। यहां पर बोला है ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड यहां पर किसके बारे में बात कर रहा है, वाटर के बारे में। वाटर एक फ्लूइड है, और जब उसको बीच से काटते हैं तो एक प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी होता है, उसके मुताबिक अगर हम लोग उस ट्यूब को बीच से काट भी दिए, अगर उस ट्यूब को हम लोग बीच से काट भी दिए तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो आंसर होगा नॉट फ्लो। समझ आए, फ्लो नहीं करेगा। कारण ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी, जो कि ये बोलता है कि अगर उसको हम लोग काट दे बीच से तो वो जिस जगह में उस जगह में ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। समझ आए। तो खैर प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी बहुत डिटेल में है, हम अभी आपको फिर बोलेंगे कि डिटेल्स में भी हम नहीं जा रहे हैं, डिटेल्स में जाने से आप और कंफ्यूज होइएगा। ठीक है,
ये सब चीज क्लास में एक घंटा लगता है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पर हमको ऐसा लगेगा कि आपको इजीली आप समझ सकते हैं, खास करके न्यूमेरिकल वाला पार्ट, तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। ये सब थ्योरीज को समझाने में कम से कम भाई साहब आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्या बोला है इसमें? इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि आ सर्कुलर पिलर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, ठीक है, बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका दिया हुआ है 60 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सपोज वेट ऑफ 60 केजी, वेट कितना दिया हुआ है? 60 केजी, बहुत बढ़िया। अब बोला है व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पिलर, प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर, ठीक है। तो आपको पता है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और जो फोर्स होता है, ठीक है, और जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू जी अपॉन एरिया, तो दिया हुआ है ना 60 इंटू 10 की पावर -3, तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है। अब आपको हम बताए थे कि जी का वैल्यू हमेशा 9.8 लेके चलना है हर सवाल में, तो यहां पर भी जी को हम लोग 9.8 ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर मास को हम डाल रहे हैं, मास को 60 केजी दिया हुआ है। हालांकि यहां पर सपोर्ट्स वेट, यहां पर वेट नहीं लिखना चाहिए, यहां पर लिखना चाहिए मास, वेट नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर जैक का क्वेश्चन में वैसे दिया था, यहाँ पर मास लिखना चाहिए, सपोर्ट्स आ मास, क्योंकि वेट और मास फिजिक्स में अलग अलग होता है, ठीक। तो यहां पर हम लोग इसको 60 डालेंगे और ये जी का वैल्यू डालेंगे 9.8 अपॉन, यहां पर हो जाएगा ये 60 इंटू 10 की पावर -3, ये 60 कट जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा 9.8 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर कितना आ जाएगा, ये यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये कटेगा तो हो जाएगा 9800, और ये प्रेशर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 9800, हालांकि यहाँ पर जो ऑप्शंस है ये 10 की पावर 3 में ही दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको 10 की पावर 3 में रख देंगे, सॉल्व नहीं किया है इसको, ठीक है। तो हम लोग भी सॉल्व क्यों करें भाई, जब ये खुद ही सॉल्व नहीं करा तो हम लोग क्यों सॉल्व करेंगे। हाँ, ये कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। और ये प्रेशर, तो ये फोर्स का होता है न्यूटन, और एरिया का होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो मीटर स्क्वायर की पावर माइनस, ये आएगा 9.8 इंटू 10 की पावर 3, ये वाला पहला वाला है 9.8 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ पर 4 दिया है, ये 10 दिया, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक, अच्छा इसको हम ये नहीं किए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, नेक्स्ट में बोला है when water is heated from 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस the volume of water। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ये फिर से थ्योरी से क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि अगर पानी को हम लोग हीट करते हैं, वाटर को हीट करते हैं और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाता है, ठीक है, तो बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम का बारे पूछ रहा है। तो आपको पता होगा ना, एक आप हो सकता है क्लास में ये पढ़े भी होंगे, ग्राफ होता है, इस तरफ हम लोग ले लेते हैं वॉल्यूम और इस तरफ ले लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो जब हम लोग वॉल्यूम को, वाटर का जब वॉल्यूम को हम लोग ये करते हैं इंक्रीज, तो यहां पर उसको क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम घटता है। फिर इस पॉइंट के बाद क्या होता है, उल्टा चीज होने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से फिर इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ऐसे बाकी किसी भी सब्सटेंस का आप देखिएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन पानी में उल्टा बिहेवियर दिखता है। ये कितना टेम्परेचर है यहाँ पर, ये टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस, ये कितना टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा आपको हम राइट कर देते हैं, ये वाला टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 से 4 में इसका वॉल्यूम कम हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, और उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है नॉर्मली जैसा होता है। लेकिन 0 से 4, यहाँ पर 0 से 4 तक उसका वॉल्यूम घटता है, तो ये इसको हम लोग एनोमलस बिहेवियर भी बोलते हैं पानी का। अब इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी है कि एक्वेटिक एनिमल्स कैसे इसकी वजह से पानी में, जो अंदर में रहता है पानी के, मतलब कि पानी में जो रहता है वो लोग कैसे जीवित रहता है इस अजब सा फिनोमेना की वजह से। तो खैर हम अब उसको डिस्कस करेंगे तो फिर लंबा चला जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम का वैल्यू मिनिमम होता है, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ता है, उसके बाद ही बढ़ रहा है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस में मिनिमम है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पानी का हमको एनोमलस बिहेवियर 4 डिग्री सेल्सियस में मिलता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस, ठीक है। व्हेन द वाटर इज हीटेड फ्रॉम, तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस, है ना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिक्रीजेस। समझ आया भाई? चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरिया एक्सपेंशन इज, ठीक है। देख भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या बोला है इसमें, कोएफिशिएंट। अब देख भाई फिर ये फॉर्मूला बेस्ड, अब जो फॉर्मूला पढ़ा होगा उससे तो ये एक बार में सवाल हो जाएगा, अब जो फॉर्मूलाज नहीं पढ़ा होगा उससे नहीं होगा ये। और मतलब कि
ये थोड़ा सा जो एस एल अरोड़ा ये सब जो बुक है उसमें मोर टू नो में ये सब दिया रहता है, ठीक है। खैर बहुत लोगों को लगेगा सर ये क्वेश्चन तो हम कभी पढ़े ही नहीं थे, तो मोर टू नो और ये सब में लिखा रहता है ये सब क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कोएफिशिएंट, लीनियर, वॉल्यूम एंड एरिया पूछा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई, यहां पर पहले आपको पता होगा एक चीज, यहां पर हम लिखते हैं लीनियर वाला जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, वॉल्यूम वाला जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गामा, और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। जो एरिया वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा। बहुत बढ़िया। तो हमको यहाँ पर पूछा है रेशियो पूछा है, मतलब बेसिकली मेरे से पूछ रहा है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए इसका, अल्फा इज टू बीटा, बीटा नहीं बोला है, देखिए यहाँ पर अल्फा इज टू गामा बोला है, मतलब वॉल्यूम लिखा है, तो गामा इज टू बीटा ये पूछा है, ठीक है। तो अल्फा रहेगा भाई साहब, लीनियर है, लेकिन जो गामा होता है ये रिलेशन देखिए बुक में दिया रहता है, गामा जो होता है वो 3 गुना होता है अल्फा, क्योंकि ये वॉल्यूम वाला टर्म है और ये लीनियर टर्म है, ये लीनियर टर्म और ये वॉल्यूम टर्म 3 गुना होगा, ठीक है। तो इस टू ये 3 टाइम्स होगा इसके अल्फा के, और जो ये बीटा वाला टर्म होता है वो होता है 2 टाइम्स अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, अल्फा 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 गया तो कितना आ जाएगा ये 1:3:2, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है भाई, 1:3:2 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, 1:3:2। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला है इसमें, इसमें बोला है द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू कांसेप्ट ऑफ, फिर से भाई साहब ये थ्योरी से क्वेश्चन है ना, हालांकि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत भी देखा होगा तो इसके बारे में आइडिया होगा, ठीक है। हम बता देते हैं यहाँ पर, देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता ये है कि अगर मेरे पास 2 बॉडीज है तो दोनों बॉडीज, मतलब 2 बॉडीज 3 बॉडीज बेसिकली, जल्दी से बताते हैं आगे बात करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर भाई साहब 3 बॉडी है, ठीक है, और 3 बॉडी में ये एक बॉडी नंबर ए, ये बॉडी बी और ये बॉडी सी, ठीक है। तो अगर बॉडी ए और सी का टेम्परेचर बराबर है, टीए बराबर टीसी, है ना, और ये बॉडी बी और सी का टेम्परेचर बराबर है, टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल्स टू, मार्कर को बीमारी है, टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी। तो यहां इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर ऑफ ए होगा और जो टेम्परेचर ऑफ बी होगा वो भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। मतलब अगर ए और सी का टेम्परेचर बराबर, बी और सी का टेम्परेचर बराबर, तो ए और बी का भी आपस में बराबर, यही जीरोथ लॉ है, बस सिंपल। जीरोथ लॉ क्यों बोले, क्योंकि भाई साहब ये बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो बाद में डिस्कवर हुआ था तो इसका मजबूरी में नाम जीरोथ लॉ रखना पड़ा। जो लोग पढ़ा होगा उन लोग को समझ में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका मजबूरी में नाम जीरोथ लॉ रखना पड़ा, ठीक है। खैर तो हम लोग यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा, अच्छा इसका ऑप्शन मार्क हम नहीं किए, इसका कौन सा होगा, यहाँ पर जो हम आपको एक्सप्लेन किए, हम बताए ना आपको कि टी ए बराबर टीबी होगा, ये आपको एक्सप्लेन किया अभी हम जीरोथ लॉ के बेसिस पे, तो टेम्परेचर के बेसिस पे सारा एक्सप्लेन किए एग्जैक्टली। इसीलिए जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो टेम्परेचर को लेकर सारा बात समझाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा टेम्परेचर। समझ आया, ये टेम्परेचर के बारे में सारा एक्सप्लेनेशन देता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत बढ़िया। चल भाई नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स रिलेशन भी इसको कहीं कहीं लिखा रहता है। तो मेयर्स फॉर्मूला बहुत इजी है, ये वाला होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, जहां पर आपको पता होगा कि जो Cp होता है वो बड़ा होता है और Cv छोटा होता है, ठीक है। अब ये Cp Cv का मतलब क्या है, Cp का मतलब है मोलर, ये आप पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी at constant, molar heat capacity at constant pressure, कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी, और सीवी का मतलब वही सेम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये आर का मतलब है गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको पता होगा 8.314 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल पता होगा आपको, ठीक, किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यूनिट्स पता होगा आपको, यूनिट्स हालांकि सवाल में दिया रहता है, इसका वैल्यू भी हालांकि आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, चलेगा। आर का वैल्यू हमेशा जो भी सवाल आ रहा है जेई में, नीट में, तो उसमें हमेशा दे रहा है वो, ठीक है। बाकी बोर्ड में भी अगर आएगा तो नहीं देगा, तो यहाँ पर वही लिखा है सीपी माइनस, कहाँ लिखा है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू, ठीक है। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, इसका डेरिवेशन भी होता है मेयर्स रिलेशन का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिवन बाय, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला पूछा है, बेसिक पूछ रहा है, मतलब जितना क्वेश्चन से आप अगर ठीक से देखेगा तो सारा क्वेश्चन में बस बेसिक्स पूछ रहा है ना, कुछ इन डेप्थ नहीं जा रहा है। अब इससे आसान पेपर हो भी नहीं सकता है पूरा पेपर देखने के बाद,
तो बेसिक्स पूछ रहा है एकदम, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आपको पता होगा कि ऐसे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। हालांकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, जहां पर डेल्टा क्यू का मतलब है हीट गिवन, जो हम लोग हीट दे रहे हैं वो, और डेल्टा यू का मतलब है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है डब्ल्यू, इसका मतलब है वर्क डन, इसका मतलब है वर्क डन। थोड़ा हम इसको समझाते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि आप गए पेट्रोल 10 लीटर का लेने, 10 लीटर का पेट्रोल लिए, आपको पता है तो गाड़ी में अगर 10 लीटर का पेट्रोल ले रहे हैं तो कभी भी पूरा 10 लीटर यूज नहीं होगा, उसमें से पेट्रोल का कुछ लीटर, उसमें से पेट्रोल का कुछ लीटर आपका इंजन में वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड है ये आपका जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। तो 10 लीटर का पेट्रोल लिए, उसमें से 1 लीटर उसका खुद का इंजन में इंटरनल एनर्जी में खर्च हो गया, और आप 9 लीटर से सब जगह गाड़ी चलाएं। बस यही तो फर्स्ट लॉ बताता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है, मतलब डेरिवेटिव के फॉर्म में। तो डेल्टा क्यू का हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू को लिख सकते हैं डी यू, और ये वाले को लिख सकते हैं डी डब्ल्यू, है ना। यहाँ पर भी आप चाहें तो ये लगा सकते हैं, डेल्टा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए वर्क को ना रिप्लेस कर दिया है, तो डी डब्ल्यू का ऐसे फॉर्मूला होता है पी डीवी, है ना, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डीवी। अब ये फॉर्मूला भी डिराइव करके ही आता है। यहाँ पर पी डीवी कैसे आया भाई, इसका भी छोटा सा डेरिवेशन है ना, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी क्यू, या तो मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर देखिए डी यू प्लस पी डीवी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। समझ आया, बाकी सारा ऑप्शन में तो यहाँ पी यू क्या क्या लिख दिया है, पी डीवी, है ना, डी यू प्लस पी डीवी। क्लियर है एकदम। चल भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये वाला पी डीवी जो है इसका छोटा सा एक प्रूफ होता है, वहां से ये आता है कि ये डी डब्ल्यू इसके बराबर कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर होना चाहिए ना, यहाँ पर 34 लिखा है। एक मिनट भाई, 34 ओके, 34 के बाद है 32, 34 ही लिखा हुआ है इसको, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला है इसको, ये वाले क्वेश्चन में इसमें बोला गया है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आपको पता होगा कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, बेसिकली ये फॉर्मूला पूछ रहा है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला बेसिकली पूछ रहा है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू होता है 3/2 kT, और ये k का मतलब क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये T का मतलब है टेम्परेचर। लेकिन जरूरी चीज ये है कि जब भी हम लोग सवाल बनाते हैं ये टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, इसको हम लोग केल्विन में हमेशा ये टेम्परेचर को लेते हैं। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो 3/2 kT ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। तो और ये टेम्परेचर किस में, केल्विन में, है ना। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ये तो नहीं होगा, स्क्वायर रूट तो नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब वही केल्विन में मेजर कर ले, और इंडिपेंडेंट ऑफ, ना ये तो नहीं, इंडिपेंडेंट कहां से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन है ना, बस फॉर्मूला पूछा था और कुछ नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था, ये आपका केटीजी का है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसको भी 34 लिखा हुआ, चलिए कोई बात नहीं। आप वो जो पेपर है ना जैक बोर्ड का, उसमें आप देख लीजिएगा कि नंबरिंग क्या था, ठीक है। बोला कि अ गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस एट, है ना, एक गैस आइडियल गैस के जैसा कब बिहेव करता है। तो फिर से ये थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। आइडियल गैस के जैसा कब बिहेव करता है, ये क्वेश्चन पूछा है, फिर से थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए आइडियल गैस, आपको पता होगा आइडियल गैस उसको हम लोग बोलते हैं जो कि रियल नहीं होता है, मतलब जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स रहता है उसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन जो आपका, अगर हम लोग टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दे, टेम्परेचर को हाई कर दे और प्रेशर को बहुत कम कर दे, तो वो रियल गैस के जैसा बिहेवियर शो करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप सिंपली, है ना, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन होगा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब ये कैसे हुआ भाई साहब, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, सबका क्वेश्चन आएगा सर, कैसे हुआ, कैसे हुआ सर। तो इसके पीछे एक्सप्लेनेशन है फिर से 1 घंटा का, और इसीलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो ये याद भी रख सकते हैं, हालांकि ग्राफ्स भी यहाँ पर बनता है, इसके ऊपर ग्राफ्स भी बनता है कि आइडियल गैस और रियल गैस में कंपैरिजन, मतलब कि जो आप ये कह सकते हैं कि रियल गैस आइडियल गैस बन गया, या
या फिर आइडियल गैस रियल गैस के जैसा बिहेव करने लगा। अब आप ये चीज केमिस्ट्री में पढ़ते हैं गैसियस स्टेट में, तो ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है बेसिकली। अब इसका बहुत डिटेल में हम लोग को जाना पड़ेगा, डिटेल में डाइव करना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। बेसिकली जो हम लोग लॉस पढ़ते हैं ये थर्मोडायनेमिक्स में, लॉस, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, उससे लिंक करके भी थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको नहीं एक्सप्लेन करें, आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में है क्योंकि ये वाला। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप इसको चाहे तो याद कर लीजिए ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट्स अ एसएचएम। अब देखिए ये समझने वाला क्वेश्चन है, ये जो अभी हम क्वेश्चन लिए ये समझने वाला क्वेश्चन है, आपको हम थोड़ा सा समझाएंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन जो हाईली थ्योरेटिकल है उसको समझाने में फिर तो भाई साहब 15-20 मिनट लग जाएगा, इसीलिए हम उसको नहीं एक्सप्लेन कर रहे, ठीक। तो यहां पर देखिए इसको कैसे करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट्स एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आपको पता होगा कि जनरली जो हम लोग फंक्शन लेते हैं, दो फंक्शंस जनरली हम लोग लेकर के चलते हैं, कौन कौन सा हम बताते हैं, आप बहुत फेमस भी होगा, आप सुने होंगे, है ना, y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी ना, या फिर y इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये दोनों का ग्राफ जो होता है ये साइनोसोइडल ग्राफ होता है, साइन कर्व बनता है इसमें, साइनोसोइडल ग्राफ होता है, ठीक। बस इसका कॉस का ऊपर से स्टार्ट होता है और साइन का 0 से स्टार्ट होता है, ठीक। तो यहां पे मिला है एसएचएम कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये वाला में देखिए इसका जो एंगल है ओमेगा टी और ये वाले में 2 ओमेगा टी, मतलब कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये वाले का, पहला वाला जो ऑप्शन है उस एक वेव का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन दूसरे वाले का 2 ओमेगा है, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मिलेगा हमको, ज्यादा ऑसिलेशंस ये वाले में कम मिलेगा, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है। तो मतलब ये लोग साथ साथ में सेम फेज में ऑसिलेशन इन लोग का नहीं होने वाला है, ये लोग का जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म मिलेगा वो एक साथ वाला नहीं मिलेगा, तो इसको एसएचएम हम लोग नहीं बोल सकते हैं, पीरियोडिकली नहीं चलेगा दोनों फंक्शंस, इसीलिए, ठीक। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और ये वाले का 2 ओमेगा है, तो फिर ये लोग साथ साथ नहीं चलेगा, इसलिए एसएचएम नहीं दिखेगा इसमें। भाई देखिए अगर आपसे सिर्फ पूछता कि क्या cos 2 ओमेगा टी एसएचएम कर सकता है, तो आंसर है हाँ, cos 2 ओमेगा टी एसएचएम कर सकता है, लेकिन इसके साथ जो दूसरा वाला फंक्शन है इसमें तो इसका तो फ्रीक्वेंसी अलग है और ये वाले का फ्रीक्वेंसी अलग है, इसीलिए दोनों का कंबाइंड फंक्शन जो है वो एसएचएम नहीं करेगा। तो ये वाला ऑप्शन गया ए नंबर, इसमें भी गया क्योंकि इसमें भी देखिए दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसमें देखिए साइन ओमेगा टी और ये वाले में 2 ओमेगा टी, फिर से ये लोग का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो ये लोग का जो कंबाइंड वेवफॉर्म मिलेगा, वेवफॉर्म समझते हैं, वेवफॉर्म इसको बोलते हैं, ये जो ग्राफ हम लोग को मिलता है इसको वेवफॉर्म बोलते हैं। कंबाइंड वेवफॉर्म जो है वो एसएचएम वाला नहीं मिलेगा, एसएचएम नहीं मिलेगा कहने का मतलब पीरियोडिकली ये लोग एक साथ एक दूसरे को रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी अलग, इसका फ्रीक्वेंसी अलग। फ्रीक्वेंसी किसको बोल रहे हैं, ये वाले को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये वाले को हम बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलिए, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं ये वाला, है ना, तो मतलब कि सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका ओमेगा है ये वाले का और इसका भी ओमेगा है, तो दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए ये एसएचएम होगा, समझ आया। तो ये डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाँ, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या cos 2 ओमेगा टी एसएचएम कर सकता है, तो उसका आंसर है हाँ, cos 2 ओमेगा टी एसएचएम करेगा, लेकिन क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में अलग फ्रीक्वेंसी वाले के साथ है, तो इसलिए इनका जो कंबाइंड वेव फॉर्म होगा वो एसएचएम नहीं करेगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, क्या बोला है इसमें, अ चाइल्ड स्विंग ऑन अ सिटिंग पोजीशन, ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, तो अ चाइल्ड स्विंग ऑन अ सिटिंग पोजीशन, ठीक है, स्टैंड्स अप, खड़ा हो जाता है, देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल, तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड का आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे पेंडुलम का टाइम पीरियड का, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि वो स्विंग कर रहा है, ठीक है, सिटिंग पोजीशन, पहले बैठा हुआ है उसके बाद खड़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा डायग्राम से हम समझाते हैं, देखिए छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उससे समझाएंगे। पहले तो देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए ये झूला रहता और ये ऐसे करके पॉइवोटेड होता, ठीक है, ये झूला ऐसे पॉइवोटेड होता, और ये बच्चा मान लीजिए यहाँ ऐसे बैठा हुआ है, ये बच्चा मान लीजिए ऐसे बैठा हुआ है, बैठा हुआ पोजीशन में, तो बैठा हुआ पोजीशन में है, अभी तो खड़ा दिख रहा है, तो बैठा हुआ हम थोड़ा बनाते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए बैठा हुआ पोजीशन में, तो जब ये बैठा हुआ पोजीशन में रहेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई करेगा, ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो ये एल का मतलब है ना, सेंटर ऑफ मास से इस जहां पर ये टाई किया हुआ है उससे कितना दूरी है, तो अभी इससे दूरी कितना है, एल, ठीक है, बड़ा है एल, तो मतलब इसका जो टाइम पीरियड आएगा ऑसिलेशन का वो बड़ा है, क्योंकि एल बड़ा है। दूसरे केस में क्योंकि यहां पर क्या है ना कि वो खड़ा हो गया, तो खड़ा होने का मतलब क्या है, खड़ा होने का मतलब ये है कि उसका जो एल का वैल्यू है वो छोटा हो जाएगा। देखिए ये ऐसे स्टैंड अप हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास जैसे ये खड़ा हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका जो एल का वैल्यू है वो स्मॉलर हो जाएगा। तो एल का वैल्यू स्मॉलर हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड T1 मान ले और यहाँ पर टाइम पीरियड T2 मान ले, तो यहाँ तो एल छोटा हो गया, तो एल घटने से टी भी घट जाएगा। तो अगर आप पूछेगा भाई
T1 और T2 में कौन बड़ा है, T1 और T2 में कौन बड़ा है, तो उसका आंसर होगा सर T1 बड़ा है, ठीक है। तो यहां बोल रहा है कि देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग व्हील, चाइल्ड स्विंग पहले बैठा हुआ था वो, उसके बाद खड़ा हुआ, पहले बैठा हुआ था उसके बाद खड़ा हुआ। तो यहां पर बेसिकली टाइम पीरियड क्या हो रहा है, यहां से यहां जाने में डिक्रीज, क्योंकि T2 का वैल्यू कम हो रहा है, तो यहां पर टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर है भाई एकदम, ठीक है। टाइम पीरियड क्या हो रहा है, डिक्रीज, वहां से वहां जाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोला है इसमें, अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 किलोमीटर्स, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन इसमें यहां पर बताते हैं आपको। एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिंग है कि स्प्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं है, स्प्रिंग, ठीक है। और इस स्प्रिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना। इस स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेच कर रहे हैं स्प्रिंग को बाई 2 किलोमीटर, खींच रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का बात इज, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 किलोमीटर, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी, ठीक है। देखते हैं, तो यहां पर पहले एक काम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। पहले 2 किलोमीटर का, फिर 10 किलोमीटर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और स्प्रिंग का डायग्राम अगर चाहें तो आप यहाँ पर छोटा सा बना सकते हैं, देखिए इस टाइप का रहेगा, है ना। और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा रहेगा मान लीजिए। तो यहाँ पर ये जो 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो है ना, ये स्प्रिंग को खींचने के बाद का लंबाई दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पर पहले एक काम करते हैं हम लोग कि पहला फर्स्ट कंडीशन को लेकर चलते हैं। पहला 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का लिख लेते हैं हाफ के, तो के रहेगा, के का मतलब है मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, और ये कितना है, ये 2, तो किलोमीटर में ही रहने देते हैं उसको, है ना। तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर देखिए ये 4 हो जाएगा, 4k/2, मतलब बेसिकली आएगा ये कट करके 2k, ये आएगा 2k। तो ये कौन सा वाला है इसका, इनिशियल वाला, ठीक, शुरुआत वाला। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, इसको हम लोग और खींच दिए 10 किलोमीटर। अब इसका हम लोग फाइनल वाला निकालेंगे, उसको फिर से लिखेंगे हम लोग हाफ के, और यहाँ पर ये x का वैल्यू कितना हो गया है, 10 हो गया है, 10 की स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100/2 इंटू के, कोई डाउट नहीं, क्लियर। तो यहाँ पर ये जब हो जाएगा, कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50k, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिए, और इस 50 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 2k, है ना। 50k को लिख सकते हैं 10 इंटू 2k, ठीक है। थोड़ा सा सोचने वाला सवाल था, कुछ नहीं। अब ये 2k को इनिशियल से इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 इंटू, ये 2k को इनिशियल मान सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल। अब बोलिएगा सर आपको कैसे पता चल, देखिए आप सवाल लिखा था, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 किलोमीटर देन द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इट इन इट विल बी, कितना उसमें चेंज होगा स्टोर्ड वाले पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अच्छा ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है, 10 किलोमीटर स्ट्रेच किया, ठीक है। चलिए एक बार क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और बैक जाते हैं। यहां पर ये 10 किलोमीटर हुआ, राइट, तो यहां पर ये 50 हो जाएगा, करेक्ट, ये 50k हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 2, हाँ 25 दूनी 50, ठीक ठीक, 25 दूनी 50। उसके बाद फिर ये 25 ऐसे ही रहेगा, और यहां पर ये जो 2k है उसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग इनिशियल, ठीक है। तो इनिशियल से 25 टाइम्स बढ़ गया, मतलब देखिए जब इसको हम लोग स्ट्रेच किए, पहले थोड़ा कम स्ट्रेच किए थे, पहले 2 किलोमीटर, अब क्या किए 10 किलोमीटर कर दिए, मतलब ज्यादा स्ट्रेच कर दिए, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा ना। तो एग्जैक्टली जो है आपका फाइनल वाला 25 आया इनिशियल वाले, मतलब इनिशियल वाले से बड़ा है, ठीक है। तो 25k यहां पर होगा, है ना। यहां पर लिखा है 5k, 25 टेम्परेचर लिखा गया है, यहां पर 25 टेम्परेचर नहीं होगा, यहां पर 25 ये वाला होगा, है ना, यही वाला ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है। 25 टाइम्स इनिशियल होना चाहिए, ठीक है। तो आप वहां पर जो आपके पास जैक बोर्ड वाला जो पेपर होगा उसमें आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 25k होना चाहिए, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा भाई साहब, इसमें तो कुछ और ही कह रहा है, इसको छोड़ दे भाई, इसमें तो v/5 कह रहा है, 5 वाला तो कोई टर्म ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 25 टाइम्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पर गलती से लगता है मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, ये मिसप्रिंट है ना। तो आपको जो जैक बोर्ड वाला सैंपल पेपर है उसमें आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है, 25 टाइम्स इनिशियल वाले के। तो बेसिकली हम चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख देते हैं, कुछ ऐसा होगा ये वाला ऑप्शन जो डी होगा, ये कुछ इस टाइप से होगा, 25v ये वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पर ना ये पोटेंशियल एनर्जी को v मान के चला है, हम पोटेंशियल एनर्जी u लिए है ना, पोटेंशियल को आप v भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसी ऑप्शन को और क्या लिख सकते हैं 25v, पोटेंशियल का ऐसे सिंबल एनसीईआरटी बुक में v के टर्म में दिया रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, क्लियर है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 38, आइए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है इसमें, द फेनोमेना ऑफ साउंड प्रोपगेशन,
द फिनोमेना ऑफ साउंड प्रोपगेशन, ठीक है, साउंड का प्रोपगेशन। तो आपको पता है कि जो साउंड होता है, साउंड का प्रोपगेशन, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और साउंड जब ट्रेवल करता है, तो साउंड कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेस रेयर फैक्ट होकर के ट्रेवल करता है किसी भी मीडियम, ठीक है। तो कंप्रेस रेयर फैक्ट होता है, और ये जो साउंड का प्रोपगेशन होता है ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो यहाँ पे बोला किस प्रोसेस को वो जस्टिफाई करेगा, तो आइसोथर्मल होगा ऑप्शन, लेकिन आइसोथर्मल न्यूटन के हिसाब से था। सही ऑप्शन ये होगा कि साउंड का प्रोपगेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो जल्दी जल्दी जो प्रोसेस है वो कौन सा होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो वेरी फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वेरी फास्ट प्रोसेस होता है। तो इसलिए साउंड का प्रोपगेशन जो कंप्रेशन रेफ्रैक्शन होता है बहुत जल्दी जल्दी होता है, वेरी फास्ट, इसलिए उसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस ही बहुत जल्दी जल्दी होता है, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो तो स्लो प्रोसेस होता है, इसीलिए आंसर एडियाबैटिक होगा। न्यूटन जो है वो आइसोथर्मल बता के गया था, फिर लाप्लास आया और उसको सही किया, बोला भाई साहब एडियाबैटिक होगा क्योंकि साउंड जल्दी 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 ट्रेवल करता है, ठीक है। और आइसोकोरिक और आइसोबारिक का तो सवाल ही नहीं बनता, ये सबसे तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो फिर मतलब इसमें तो एक्सपेंशन कंप्रेशन वाला मामला होता नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शंस तो कभी नहीं। समझ में आया भाई? चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन और बेसिक पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है इसने, इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक, ये वेव का क्वेश्चन है, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। तो आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, पर हम सॉल्यूशन बताते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है NV/12। अब यहां पर ये n का मतलब क्या है, n का मतलब यहां जो सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, हार्मोनिक्स, n का मतलब है नंबर ऑफ हार्मोनिक, जो भी नंबर ऑफ हार्मोनिक दिया रहेगा उसका पुट कर दीजिएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला से क्वेश्चन है। v का मतलब है स्पीड, कितने स्पीड से वो ऐसे करके प्रोपोगेट कर रहा है, 12 का मतलब है लेंथ, ठीक है, और 12 का मतलब है उस स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक, कितने स्पीड से ऑसिलेट कर रहा है वो v है। तो बोल रहा है फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक का रेशियो पूछा है। एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट हार्मोनिक निकालते हैं, ये जनरल फॉर्मूला हुआ, इसी फॉर्मूला से हम लोग काम करेंगे। एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट हार्मोनिक का बात करते हैं। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए n को 1 डालना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा V/2L, ये एक हुआ। सेकंड हार्मोनिक निकालेंगे हम लोग, सेकंड हार्मोनिक के लिए इसको डालना पड़ेगा V/2V/L, ठीक है, यहां पर कितना डालना पड़ेगा 2V/2L, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 2 और 3 के टर्म में दिया, इसलिए एक बार इसको हम कैंसिल नहीं करते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक का जब निकालिएगा तो n का वैल्यू कितना डालना पड़ेगा 3, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स जो है वो, ठीक है, यहाँ पर इसको डालेंगे 3V/2L, ये थर्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब ये तीनों फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकाल लीजिए, F1:2, F2:2, F3, ठीक है। तो F1 का वैल्यू है V/12 चल नहीं रहा है, 2V/12 is to 3V/2L, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये V/12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये 1 आया ना, यहाँ पर 1:2, यहाँ पर एक 2 बच रहा है, 2:3, इसलिए हम आपको बोले थे, हमको लग रहा था ये कि कैंसिल हो जाएगा, ये जो है ना V/12 ये तीनों में कैंसिल होता है, इसलिए आपको ऐसे रहने बोले थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो 1:2:3, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, 1:2:3। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा शायद ये, है ना। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है कि नेक्स्ट सवाल में ये बोला है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कौन सा वेव इनमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में प्रोपोगेट कर सकता है। तो यहां पर देखिए कुछ वेव्स बोला है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव जो है इसके अंदर तो बहुत सारा वेव आ जाएगा, जैसे जो आपका जो लाइट होता है वो एक ट्रांसवर्स वेव होता है, क्योंकि लाइट ऐसे से करके चलता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लाइट का एग्जांपल हुआ, लाइट का जो प्रॉपर्टीज को बताता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लाइट चलता है। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल होगा जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, है ना, चलने के लिए जिसको मीडियम चाहिए उसको मैकेनिकल बोलते हैं, जैसे कि साउंड एक मैकेनिकल वेव होता है। अच्छा, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव भी साउंड ही होगा, साउंड जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, ठीक है, साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर पूछा है कि कौन सा वेव तीनों मीडियम में चल सकता है, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, मतलब लाइट, उसको चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता, वो किसी भी मीडियम में चल सकता है, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो किसी भी मीडियम में चलता है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल करके बेसिकली देखिएगा, हम जब ये चेक कर रहे थे तो इसका ना ऑप्शन डी दिया हुआ था, बट मेरे हिसाब से वो ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है, ऑप्शन डी नहीं होगा, इसका सारा आंसर सही होगा। कारण ये है उसका, हालांकि आप चाहें तो ये डी ऑप्शन या सी ऑप्शन एग्जाम में अगर आता तो आप मार्क कर सकते थे, लेकिन ये सब भी होगा, ये भी ऑप्शन होगा, सारा ऑप्शन सही होगा इसका।
कारण ये है उसका कि यहाँ पर जो लाइट होता है, ये दोनों तो लाइट का एग्जांपल हुआ है ना, इन दोनों के अंदर एक वेव आता है ना, लाइट वेव। तो लाइट वेव तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चलता है। सॉलिड में लाइट का स्पीड थोड़ा धीमा होता है, लेकिन उसमें वो चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायमंड, डायमंड के अंदर लाइट जाता है और लाइट तो ट्रांसवर्स है, ठीक है, लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो ये दोनों ही लाइट के, ये दोनों कौन हो, ये दोनों लाइट वेव हुआ, ठीक है। इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो लाइट। और आपको पता है कि लाइट जो होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चल सकता है, साउंड सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चल सकता है। तो मतलब इसका आंसर सारा सही होगा, है ना। इसमें जितना भी वेव्स दिया हुआ है ये, अच्छा ये डिफरेंट टाइप का वेव नहीं दिया हुआ है, ये अलग अलग टाइप ऑफ वेव नहीं दिया हुआ, ये तो चलने के बेसिस पे पहले नाम लिख दिया है वेव का, ये चलने के बेसिस पे, और ये दो वेव्स का नाम है। ये तो आपका मीडियम के बेसिस पे है। तो खैर आप उतना डिटेल में जाइए, सिंपल समझिए, ये लाइट का एग्जांपल है, लाइट वेव ये दोनों होगा, और ये दोनों साउंड वेव होगा। साउंड और लाइट दोनों ही, साउंड और लाइट दोनों ही आपका बेसिकली इसमें चल सकता है। किसमें चल सकता है, तो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, तीनों में चल सकता है। आपको एक बात पता होगी, जो लाइट है उसका सॉलिड्स में स्पीड बहुत धीमा होता है, लेकिन जो साउंड है उसका सॉलिड में ही स्पीड बहुत तेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेन का पटरी में जाके ऐसे कान सटाइएगा, तो अगर बहुत दूर में भी है ट्रेन, तो उसका जो चलने का आवाज है वो सुनाई देगा, क्योंकि जो सॉलिड होता है उसमें साउंड बहुत तेज चलता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन सही होगा, एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर। जो साउंड का स्पीड होता है ना, अगर हम लोग बात करें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो वो सबसे कम होता है, ठीक है। और उससे तेज होता है साउंड आपका इसमें, इसमें ये तो एयर में हो गया है ना, एयर या फिर गैस बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो एयर को एयर नहीं लिखते हैं पर हम गैस लिख देते हैं, ठीक है, गैस लिख देते हैं। तो गैस में सबसे कम होता है साउंड का स्पीड, उससे तेज ये चलता है लिक्विड में साउंड, और सबसे तेज चलता है साउंड इसमें सॉलिड में, सॉलिड में। वैल्यू भी लिख देते हैं, कोई टेंशन का बात नहीं है। जो साउंड, जो गैस में जो साउंड का स्पीड होता है, मतलब जो अभी हम लोग बोल चाल कर रहे हैं, तो उसमें जो साउंड का स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकंड। और जो साउंड का स्पीड लिक्विड में है, लिक्विड माने पानी में है, जैसे सोनार और ये सब में होता है, तो 1700 मीटर पर सेकंड होता है। और जो आपका सॉलिड में होता है वो आपका 3000 कुछ 3300 कुछ ऐसा ही होता है, 3000 ऐसे ऐसे कुछ होता है। आप ये वैल्यू याद रख सकते हैं। अब आप जब इसको सर्च कीजिएगा तो आपको हर जगह अलग अलग वैल्यूज मिलेगा। ये जो हम लिखे हैं जितना वैल्यूज, ये आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लिखे हैं, मतलब जहां पर टेम्परेचर को हम इन्वॉल्व नहीं किए। टेम्परेचर को अगर बढ़ाइएगा तो साउंड का स्पीड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये वैल्यूज होता है, ये सारा किसके लिए लिखे हैं, साउंड के लिए लिखे हैं, ठीक है, सारा साउंड के लिए लिखे हैं। और आपको पता है, आप अगर ये देखिएगा तो बहुत जगह बोलेगा कि जो लाइट है उसका स्पीड बुक्स में भी लिखा रहता है, लाइट का स्पीड सॉलिड में 0, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइट का स्पीड सॉलिड में भी होता है, ठीक है, ये आपको 12th क्लास में भी पढ़ना है। लाइट सॉलिड में भी चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लाइट है वो एटम्स, एटम जो होता है, एटम तो सॉलिड है, एटम से जाके लाइट इंटरेक्ट करता है, मतलब लाइट जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चल सकता है, और साउंड भी तीनों में चल सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जैक वाले में तो इसका ऑप्शन डी दिया है, बट ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, सारा ऑप्शन सही होगा। तो आप इसमें से कोई भी मार्क करते हैं तो आपको मार्क मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं गाइस इसी तरीके का कोई वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, किसी पार्ट में प्रॉब्लम हुआ, आप कमेंट कीजिए, बताइए, ठीक है। इंतजार रहेगा आपका रिव्यू का, और आदर्श एकेडमी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हो गया।